पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 18 दिन अखंड ध्यान के का आज छठा दिन है। तो चलिए अब हम ध्यान शुरू करते हैं। तो संगीता मैम प्लीज। हाँ, हम सभी सुख आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन का मतलब जितनी आराम की स्थिति में आप बैठ सकते हैं उतनी आराम की स्थिति में बैठेंगे। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, अपने सोफे पर बैठ सकते हैं, जितना भी आराम से आप बैठ सकते हैं, सहारे लग के बैठ सकते हैं ताकि आप 90 मिनट तक पूर्ण रूप से अपने उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को पूर्ण रूप से आप कण कण में ले सकें। सुखमय आसन, आंखें बंद हो जाएं, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लें। बेड पर बैठे हैं तो पैरों को लंबा करके भी क्रॉस कर सकते हैं। पूरा शरीर ढीला। सुखमय आसन। सुखमय प्राणायाम। अब हम अपने उस स्थूल शरीर के साथ साथ अपने प्राण शरीर के पास आ रहे हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस अमृत वेला में बाहर से अंदर जाता हुआ प्राण, बाहर से अंदर जाता हुआ परम तत्व और अंदर से बाहर जाता हुआ परम तत्व। कोई तनाव नहीं, कोई बंधन नहीं। हमें अपने बंधनों से मुक्त होना है। कोई बंधन नहीं। कोई भी विचार आ रहा है तो इसका मतलब हम अभी बंधन में हैं। तो धीरे धीरे अपने सांसों के साथ एक हो जाइए। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। बाहर से इस ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो परम चेतन तत्व भीतर जा रहा है और भीतर का परम चेतन तत्व बाहर ब्रह्मांड में मिल रहा है। विचारों के बंधनों से मुक्त होना है। सहजता, चारों तरफ विद्यमान परम चेतन तत्व का अनुभव। मेरे चारों तरफ जो कण कण में वो चैतन्य बसा हुआ है, उसकी उपस्थिति और सांसों के माध्यम से मेरे भीतर के परम चेतन तत्व की उपस्थिति। ये शरीर रूपी परत उस खंडता से अखंडता की ओर हमें हटानी है। तो चलिए, अब हम सहज हो चुके हैं। अब हम महादेव और महादेवी का आह्वान करते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं।
ताकि और हम अपने परम चेतन तत्व के साथ उस ऊर्जा को बढ़ा सकें। महादेव और महादेवी देवों के देव, देवियों की देवी यहाँ पर अपना आह्वान कर चुके हैं। महाअवतार बाबा उनका भी हम यहाँ पर आह्वान करते हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, और ब्रह्मांड के मौजूद जो ऋषि मुनि और हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स, वो सब यहाँ पर हमारे को खंडता से अखंडता की ओर, हमारे जीवन की यात्रा को संपूर्ण करने के लिए आ चुके हैं। हमारे चारों तरफ वो अदृश्य देवी देवता और हमारे अवतार यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। इस ब्रह्म मुहूर्त में चारों तरफ तारों की ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा, पेड़ पौधों की ऊर्जा, बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। मैं स्वयं में अर्ध नारीश्वर हूँ। हर एक बंधनों से मुक्त। कोई विचार आता है, उसको जाने दें और फिर से अपने सांसों पर आ जाएं। खंडता से अखंडता की ओर। मैं अनेक जन्मों में खंडित होकर अनेक यात्राएं कर चुका हूँ, पर अब मेरा लक्ष्य अखंडता की ओर है। जैसे मैं सागर से बूंद आया था, ऐसे ही मैं अखंड होकर उस सागर में मिल रहा हूँ। बैकुंठ चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सत चित आनंद की स्थिति। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद
रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। पूरे तरीके से सहजता और आनंद का स्वरूप हर किसी के अंदर समाया हुआ है। अपनी इस सांसों की तार को तोड़ना नहीं। मेरी सांस आती हुई और जाती हुई पूरी जागरूकता के साथ ये 90 मिनट मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मेरी सांसों की माला, मेरी सांसों की तार टूटे नहीं। और जैसे ही मेरी सांस भीतर जाती है और फिर सांस जब बाहर आती है तो मेरी कुंडलिनी यानी कि मेरी जागरूकता, मेरी ऊर्जा ऊपर की तरफ बह रही है। अपने भीतर जाती हुई सांस और फिर जब सांस बाहर निकलती है तो मेरी कुंडलिनी, मेरी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। मैं परम चेतन स्वरूप हो रहा हूँ। अपने ही उस आनंद स्वरूप में मैं स्वयं में अर्धनारीश्वर हूँ।
अपनी सांसों के साथ ही रहेंगे। निर्वाण में शरीर, विश्व में शरीर, महाकारण शरीर, कारण शरीर, मन शरीर, प्राण शरीर, स्थूल शरीर, सातों शरीरों का मिलन, और वो प्राण ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। अपने सांसों के साथ रहते हुए एक बार फिर से अपने उन सातों शरीरों को, स्थूल शरीर अपने स्पंदन से, सेंसेशंस, प्राण शरीर आपकी प्राण ऊर्जा से, मन शरीर हमारे विचार जो आते हैं और जाते हैं, कारण शरीर हमारी स्मृतियां, अनेकों जन्मों की स्मृतियों के बाद, कारण शरीर, महाकारण शरीर आनंद की स्थिति, विश्व में शरीर हमारे चारों तरफ जो परम चेतन तत्व है उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति, हमेशा हमेशा उसके साथ जुड़े रहना, मेरे चारों तरफ जो पेड़ हैं, पौधे हैं, चिड़िया है, तोते हैं, गिलहरी है, पक्षी हैं, चींटी चलती है, हर जीव आत्मा, हर जीव जिसके अंदर वो परम चेतन तत्व उपस्थित है, उनके साथ मिलन होना, एक हो जाना, वननेस में आना, विश्व में शरीर, और फिर निर्वाण में शरीर। मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। जब ये परत, जब ये हमारा कवर, जब सागर में ये बूंद मिल जाएगी तो निर्वाण हो जाएगा। ये शरीर रूपी परत हटकर बाहर का परम चेतन तत्व और भीतर का परम चेतन तत्व हमेशा हमेशा के लिए उस अखंडता में, उस बैकुंठ में जा बसेगा। अपने सांसों के साथ आती हुई और जाती हुई। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखें और थोड़ी देर रखे रहें दोनों हाथों को अपने चेहरे पर। दोनों हाथों में इकट्ठी हुई ऊर्जा अपने चेहरे को दें और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलें। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे। कॉन्शियसनेस, चेतना। तो हम एक दिन पहले बात कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक एनर्जी, और जैसे हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में बहुत पहले हम पढ़ते थे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे तुम भीतर से हो ऐसे ही तुम बाहर से हो, जैसे तुम भीतर से हो ऐसे ही तुम बाहर से हो। तो उस वक्त तो चलो कॉलेज टाइम में ये बात नहीं समझ आती थी कि तुम अंदर से जैसे हो वैसे ही तुम बाहर से हो। ब्रह्मांड का एक एक जो कण है उसी से तुम भीतर से भी निर्मित हुए हुए हो। सो मैक्रो वर्ल्ड एंड माइक्रो वर्ल्ड, बड़ा और छोटा, इसमें कोई भेद नहीं है। और इस प्रकार से हमारी इच्छा बढ़ती चली जाती है कि हम कॉन्शियसनेस नहीं, हम जितनी भी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, इस सोसाइटीज में, इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं हम उनको जानना चाहते हैं। और जानने की, हम ये कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं, डिजायर्स होती है। तो एक शब्द जो है आज और इस कंटेम्प्रेरी पीरियड में हम उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी साइकिल। इवोल्यूशनरी साइकिल या इवॉल्विंग मैट्रिक्स, ऐसी इंग्लिश की जो किताबें हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये शब्द लिखे हैं। तो क्या है इवोल्यूशनरी का मतलब कि एक विकास की गति हमारे अंदर बढ़ती चली जाए, विकास करते चले जाए, और जो सराउंडिंग में जो विकास हो रहा है उस विकास को भी हम समझते चले जाएं। तो ये एक इवॉल्विंग मैट्रिक्स के रूप में इस पूरे कॉन्शियसनेस के अंदर इवॉल्विंग मैट्रिक्स, यानी कि आप अपने चारों तरफ जो चीजों को देखते हैं तो वो बढ़ रही होती हैं। आपने देखा कि आज एक छोटा पौधा है, वो कल देखा तो थोड़ा और बड़ा हो गया, और 2 महीने के बाद देखा तो उस पे फल आने लगे, फूल आने लगे, बीज आने लगे। हम इस चीज को देखते तो हैं, लेकिन हम उस चीज को देखने के बाद, क्योंकि वो हमारी अपनी चीज नहीं है, इसलिए हम उससे डिटैच होकर देखते तो हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर भी वही चीजें हमें डिटैच करके अपनी जिंदगी को बिताना चाहिए। ये नहीं करते हम, इसलिए हमारा जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, वो रुकने लगता है।
लेकिन नेचर का जो इवोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। तो इवॉल्विंग मैट्रिक्स में हम सब बढ़ रहे हैं, लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन में हमारा जो इवॉल्विंग नेचर है वो रुक जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारी कोई, उसमें एक शब्द आता है डिजायर्स, आपकी इच्छाएं। तो हम कोई इच्छा करते हैं, 3 शब्द उसमें आर्थर री पॉल ने बोले हैं कि डिजायर्स, फिर आप उसको एक्शन में लाते हैं और उसके बाद फिर आप एक उससे ज्ञान प्राप्त कर लेते, एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो डिजायर आई, आपकी इच्छा आई, आपने सोचा कि चलो मैं ये करके देखता हूं। अब आप रोज अगर आलू गाजर की सब्जी खाते हैं, रोज आपको आलू गाजर दिया जाए, रोज आलू गाजर दिया जाए, उसके बाद आपकी डिजायर ये हुई कि मैं आज आलू गाजर खा के देखूं, या मैं ये गज्जक खा के देखता हूँ, मूंगफली खा के देखता हूँ, डिजायर आ रही है। ये एक छोटा सा पार्ट है हमारी जिंदगी का। लेकिन अब जी हमने तो देखा कि उसको एक्सपीरियंस करते चले गए और उससे चिपक गए हम। और चिपकने के बाद कुछ कुछ महीने के बाद हमें लगने लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, हमने वो चीज टेस्ट कर ली है, वो चीज अनुभव कर लिया है, अब इसको छोड़ देना चाहिए। किस चीज को छोड़ देना चाहिए? जो हमारे मानसिक, हमारा जो मनस है उसमें जो इवोल्यूशन होता है, हम बढ़ते हैं और उसके बाद हमें एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, प्रज्ञा आ जाती है कि हाँ हमने वो अनुभव ले लिया और हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारी मटेरियलिज्म है, जहां पर हम अपने धन संपदा और अपनी मैटर वाली चीजों से, जो हमारी स्थूल जो है, हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने बोला है लाइफ इन माइंड, हमने आज से 4 दिन पहले बात की थी कि जो लाइफ इन माइंड है वो इंटरमीडियरी एक इवोल्यूशनरी साइकिल में हमारे जीवन हम बढ़ते रहते हैं उसको देखकर। तो मैटर में हम क्या करते हैं कि हम अपनी उन कमरे से, अपनी धन संपदा से चिपकने लगते हैं, अटैचमेंट्स में जीने लगते हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो खुद में हमारा जो विकास की गति है उसको रोक देता है, जहां पर हम किसी चीज से अटैच होने लग जाएं। हमारा वो जो तरक्की का समय है एक जीवन में, इसीलिए हम ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस के जो वर्ल्ड में, उस चेतना के सागर में जो रहते हैं, वो चीजें हमें उसके भीतर का जो अटैचमेंट वाला हिस्सा, उसके बाद उसके साथ हम चिपक जाते हैं। हम चिपक जाते हैं कि ये मेरा घर है, मेरी रिलेशनशिप है, ये मेरे मेरे घर का पेड़ है, या मेरे घर का ऐसा है। मतलब हम जहां पर अटैचमेंट्स में चिपकने लगे, वहां पर हमारा जो इवोल्यूशनरी साइकिल है, वो हमारा जो विकास की गति है वो हमारी रुक जाती है। तो ब्रह्मा जी का पहिया तो घूम रहा है, ब्रह्मा जी मतलब कॉन्शियसनेस का पहिया तो घूम रहा है। कॉन्शियसनेस हमेशा इवॉल्व करती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, शाश्वत है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी में अनुभव लेते हुए अपने डिजायर्स को एक्शन में बदलते हैं, और एक्शन के बाद जब हम ज्ञान आ जाता है, उसके बाद हमारा इगोइस्टिक विल, जो हमने एक दिन पहले बात की थी, वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि जी हमने तो अब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अब ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, या मेरी सोसाइटी है, या मैंने इसको इन्वेंट किया है। और उसके बाद फिर हम उस हमारा जो इवोल्यूशनरी साइकिल है, जो हमारी विकास की दर है, वो कम हो जाती है। लेकिन जो हमारा सराउंडिंग में जो नेचर है, वो अपना इवोल्यूशनरी साइकिल कभी नहीं रोकता।
थोड़ा गहरी बात है, लेकिन हमें इस बात को समझना है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हम चिपकते हैं किसी भी चीज के, चाहे वो एक मैटर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, और चाहे हमारा इगोइस्टिक विल है, वहां पर जो हमारे ऑथर्स हैं वो बात करते हैं विल, योर डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति। ठीक है, आप एक इच्छा शक्ति, आपके अंदर से कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर है वो बढ़ना चाहती, इवॉल्व होना चाहती, एक्सपैंड करना चाहती। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंशन आएगा वैसे वैसे हम जो एक्शन करेंगे, डिजायर्स, एक्शन एंड विजडम, 3 पार्ट्स में उन्होंने इन शब्दों को बोला। सेम इसी तरीके से जब हम वेद पढ़ते हैं तो वहां पे आज से 3-4 दिन पहले प्रज्ञा अपराध की बात की थी कि प्रज्ञा अपराध मतलब आपके पास वो ज्ञान आ गया कि मुझे इनमें चिपकना नहीं है। मुझे पता है कि ये रिलेशनशिप मुझे दुख देते हैं, सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। अब बच्चे की शादी हो गई, बच्चा ने अलग घर बसा लिया, तो हम दुख में आ जाएंगे, देखो मेरा बेटा और बहू छोड़ के चले गए। ये तो एक इवोल्यूशनरी साइकिल है, उसका अपना राइट बनता है, वो अधिकार बनता है उसका जीने का। लेकिन हमने उसको समाज के दायरों में इतना बांध दिया, और समाज के दायरों की जो दायरे नहीं, परंपराएं कहेंगे, जो हमारी ही खुद की बनाई हुई है, हम उसी में बंधते चले गए, जबकि वो थी नहीं। उसी परंपराओं को हमने रच डाला, इतिहास बनाने के लिए हमने उन परंपराओं को रच दिया। ये घर है, ये परिवार है, ये ऐसी है, ये परंपराएं हैं, अब आपको ये करना पड़ेगा। फिर हम कहाँ पर इवोल्यूशनरी विकास की गति को कैसे ढूंढेंगे? विकास की गति रुक जाएगी। इसीलिए समाज की जो गति है वो रुक जाती है। वो कहीं पर जो बुक है लाइफ डिवाइन और जो सेल्फ अवेयर यूनिवर्स डॉक्टर अमित गोस्वामी का लिखा हुआ है, इन दोनों पुस्तकों में ये बताया है कि आपका जो इवोल्यूशनरी साइकिल है उसकी जो दर है वो कैसे रुकती है। वो रुकती है जब हम किसी चीज की, सोसाइटी को उस साइंटिफिक वे में, हम उस विज्ञान के तरीके से बांधने की कोशिश करते हैं, जहां पर साइंस एंड सुपरमेसी 2 शब्द उन्होंने दे दिए हैं कि जैसे जैसे आप देखने लगेंगे कि अच्छा ये तो मैंने विकास किया है या मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, वहां पर आपके पास सुपरमेसी आने लगती है। तो 85% पॉपुलेशन इस सुपरमेसी में ही मर जाती है। ये अपने अपने किले, महल, ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करने लगते हैं, और वहां पर वो जब खड़े करते हैं तो उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन या ये सोसाइटी या हमने जो अपने दायरों में हम समाज को जो बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक ना एक दिन टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर कभी भी बंधन नहीं चाहता। नेचर चाहता है कि हम एक फ्री विल से जिए। अब कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हमें इतना गहरा, डीपर, हम बोलते हैं कि आप महाशून्य में चले जाइए। 1 साल पहले जब हम अभ्यास कर रहे थे मेडिटेशन का योगी भव में, तो उसमें हम शून्य और महाशून्य की एम्प्टीनेस की बात करते थे। क्यों? क्योंकि महाशून्य मतलब आपको इस शाश्वतता को पाने के लिए उनसे ये सारी चीजें जो आपने शून्य के अंदर भर रखी हैं, उन परंपराओं को, उन दायरों को, उस लिमिटेडनेस को आपको तोड़ के बाहर निकालना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसको हम इवॉल्विंग मैट्रिक्स, आपने एक मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, आज से लगभग 10 साल पहले आई थी, तो उस मैट्रिक्स मूवी में यही बताया गया था। इंग्लिश की एक मूवी है, बहुत सुंदर, उसके कई पार्ट्स आए। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब द कॉन्शियस वर्ल्ड, इस कॉन्शियस वर्ल्ड में हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, हमारा इवोल्यूशनरी प्रोसेस रुक जाता है।
ओके हम आ गए वहां से, उस आदि प्लेन से आ गए, नीचे आए। नीचे आने के बाद हमने अपनी शेप ली, हम एक बॉडी के रूप में, एक शक्ल के रूप में यहाँ धरती पर आ गए। और धरती पर आकर एक स्कूल में जैसे हम भर्ती होते हैं, ऐसे हम यहाँ पर आके एक परिवार मिला, एक हमें घर मिला, और उस घर में हमने अपना जीना शुरू किया। लेकिन जो परंपराएं हैं, जो लिमिटेडनेस है, जो हमारे समाज ने हमें बंधनों में बांध दिया, उस समाज को लेकर नहीं नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, और हमारा खुद का इवोल्यूशनरी जो साइकिल है वो रुक गया। और जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो श्रिंक होने लगी। और जैसे जैसे कॉन्शियसनेस यानी कि हमारा जो चेतना का शरीर है वो श्रिंक होने लगता है, तो हमारा जो मनस है वो बढ़ने लगता है। मनस मतलब इगोइस्टिक विल, हमारी वो मनस बढ़ने लगता है, ये मैंने किया है। छोटी सी चीज, इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर हमने छोटा सा एक पोर्शन कर भी दिया, तो बैक टू द, अगर हम अपने कर्टन देखें तो कुछ भी नहीं है, वो एक नथिंगनेस है, नथिंगनेस। लेकिन हम बहुत सारी चीजों को जब करते हैं अपने घर में ही, अपनी सोसाइटी में, तो वहां पे हम बंध जाते हैं, जिसको प्रज्ञा अपराध बोला गया। तो प्रज्ञा अपराध मतलब कि हम जिस ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, जो हम जहां से हमने सीखना शुरू किया, उस ज्ञान को प्राप्त करते 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 प्रज्ञा आ गई। अब हमें बताने की, अब हमें दिखाने की जरूरत नहीं, हमारे खुद से रिफ्लेक्ट होता है। सपोज कि हम रोज मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद हम एक आध्यात्मिक कक्षा में आते हैं, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम अपने जीवन के अनुभवों में से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम गलत बात करें तो वो प्रज्ञा कहाँ गई? वो प्रज्ञा गुम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने फिर से अंदर उस मनस में जाना शुरू कर दिया और वो प्रज्ञा अपराध कर डाला। तो प्रज्ञा अपराध ही सारे रोगों की, सारी बीमारियों की, सारी मेंटल इलनेस की सबसे बड़ा जो कॉज है, जो कारण है, वो हमारा प्रज्ञा अपराध है। और उसी से हमारे कारण शरीर का निर्माण होता रहता है, थोड़ा 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 करके उस कॉन्शियसनेस में, जहां से हम ऊपर से आए थे, वहां के उसके अंदर हम अपनी थोड़ी थोड़ी चीजें डालते रहते हैं उस प्रज्ञा अपराध की। पहचान तो हम जाते हैं बहुत जल्दी, पहचान हम जाते हैं। लाइक आपकी एक डिजायर आती है, कुछ भी डिजायर, एनी डिजायर, चाहे आपको कुछ मार्केट से खरीदना है वो डिजायर है, या आप अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हो वो डिजायर है। हर तरह के चक्रास के डिजायर जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, हर तरह की डिजायर आपको, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना के विकास के लिए आती है। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें उसमें मजा आने लगता है। हम उसको, मजा कहाँ से आता है? क्योंकि हमारा जो माइंड है, वो माइंड और जो चेतना है, मनस और चेतना का सेपरेशन होने लगता है। और वो जैसे जैसे सेपरेट होगा, चेतना सिकुड़ जाएगी और मन बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हमारे पास वो चिपकने का साधन, जिसको हम माया, मोह, लोभ, मोह, क्रोध, ये सब किताबों में पढ़ते हैं, वहां पे उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और हम अपनी उस चेतना की विकास की गति को रोक डालते हैं। अब जब ये एक पुस्तक है सेल्फ अवेयर यूनिवर्स, डॉक्टर अमित गोस्वामी का, लगभग 2-2.5 साल पहले मैं इसके अंदर से मैं पढ़ रही थी, तो सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि एक अंदर से इमोशनली कनेक्ट हो गई कि एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में थ्योरी सेटअप कर दी जाती हैं। तो वहां पर उन्होंने एक साइंटिफिक मटेरियलिज्म और डार्विनिज्म का, न्यूटोनियन का एक थ्योरी सेटअप हो गया। लाइक हम, मतलब थ्योरी सेटअप करने का मतलब कि हम, अगर मैं ये कहने लगूं कि मेरी थ्योरी है, ये गलत है। हम सिर्फ, हम क्या करते हैं कि हमें उन सिद्धांतों को समझना है, कोई थ्योरी सेटअप नहीं करनी कि ये एक हमारा चैनल है या संगीता है और एक थ्योरी सेटअप होगी। नो नो नो,
ये कभी सोचना भी मत। सिर्फ हमें उन सिद्धांतों को बस बहुत गहरे तल पे समझना है, कुछ सेटअप करने का जरूरत नहीं है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि जब ये एक प्रकृति अपने आप में जब विकास करती है तो उसका ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग का मतलब जैसे हम नर्सरी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाते हैं, तो ऐसे ही जो नेचर है वो ग्रेडिंग सिस्टम में या कॉलोनाइजेशन सिस्टम में या सीरीज सिस्टम में, स्पीसीज सिस्टम में वो अपने आप बढ़ती रहती है। लेकिन क्या हुआ कि जब साइंस आई, विज्ञान आई, तो विज्ञान ने कहा कि ये दिस इज मैटर जो दिखाई देता है, और मैटर के अंदर जो चीज इवॉल्व हो रही थी उसके ऊपर रिसर्चेस नहीं आ रही थी। तो लेकिन रियल में जो कॉन्शियसनेस की जो कॉन्टिन्यूटी है, मतलब कि लगातार जब एक पेड़, एक छोटा सा पौधा जब पेड़ बनता है तो धीरे धीरे उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी चेतना जो इवॉल्व करती है, उसको किसी ने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि हम जीवन को एक मैटर के रूप में जब देखते हैं तो हम सिर्फ उस विज्ञान के तथ्यों को देखकर उसकी थ्योरी को सेटअप कर देते हैं। तो जब थ्योरी सेटअप होने लगी तो उसमें कुछ गैप्स आने लगे कि देखो अभी तो डायनासोर ऐसे थे और या रेप्टिलियंस ऐसे थे। तो रेप्टिलियन मतलब जो रेप्टिलियन जाति है, वहां से डायनासोर तक की जो इवोल्यूशनरी साइकिल है उसको शरीर के रूप में तो देख लिया गया, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस का इवॉल्विंग सिस्टम था उसको किसी ने देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है। अब ओवरऑल सिर्फ समझने की बात ये है कि जब हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, स्पिरिचुअल मतलब कि जहां पर आप अपने मन की, बुद्धि की, चेतना का विकास चाहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट ओनली द सोल, सोल के अंदर ही आपका मनस और बुद्धि रहता है। तो इसीलिए जब हम कहीं पर बाहर जब पेड़ों को बढ़ते हुए देखते हैं या जानवरों को देखते हैं, इंसेक्ट को देखते हैं, वहां तक तो हम सीमित हैं, ओके ठीक है ओके। लेकिन जब हमारी बारी आती है तब हम अटक जाते हैं, तब हम अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इगोइस्टिक विल को या उस डिजायर को अटैचमेंट से लेकर हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ह्यूमन इवोल्यूशन एक नेचर की इवोल्यूशन से कहीं कहीं जो बढ़ना चाहिए था वो रुक जाता है। वो अपना काम करता रहता है। नेचर कहते तुम मेरे साथ बढ़ो, लेकिन हम तो नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हम तो थोड़ा आलस्य में आ गए हैं, या हम अभी जानना नहीं चाहते, या हम अटैचमेंट्स में जी रहे हैं, और या हमने जो अपने डिजायर्स को जिसको हमने एक्शन के रूप में बदला है उसी में मजा आने लगा है। हम एक कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। और फिर कॉन्शियसनेस अंदर से चुपचाप अपना काम करती रहती कि यू इवॉल्व, तुम बढ़ो तुम बढ़ो। क्यों? क्योंकि उसका तो बेसिक नेचर है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना शरीर है हमारा, उसका बेसिक नेचर है कि तुम्हें इवॉल्व होना है। और मन का बेसिक नेचर क्या है? टू क्रिएट ड्यूअलिटी। और इंटेलेक्ट का बेसिक नेचर क्या है? कि आपके पास ईगो आ जाएगा। तो तीनों का जो बेसिक नेचर है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक डिजायर इट्स ओके, ऑर्थर रिपल की जो बुक्स हैं या जो उनके वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं उसमें डिजायर इज ए वेरी गुड वर्ड, कि हम कोई इच्छा रखें, उसको एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें और उसके बाद उसको छोड़ दें। इट्स ओके। कई बार होता है स्पिरिचुअलिटी में, लगभग आज से 10-12 साल पहले आई लर्न हाउ टू ट्रेवल एस्ट्रली। एस्ट्रल ट्रेवल जब मैं सीख रही थी
मेडिटेशन के माध्यम से, तो हर संडे को एस्ट्रल ट्रेवल का एक एक्सपीरियंस होता था। तो 2 बार जब एस्ट्रल ट्रेवल हुआ तो थर्ड संडे को अंदर से आया कि एक बार और। तो जब अंदर से आया तो अंदर से एक आवाज और आई कि तुम लालच कर रही हो, लेकिन मैंने उसको सुना नहीं, और वो एक तरफ होके और एस्ट्रल ट्रेवल किया। उसके बाद 4th संडे आया। 4th संडे को फिर से अंदर से एक आवाज आई कि तुम लालच कर रही हो। उस वक्त जो मेरी कॉन्शियसनेस थी वो इवॉल्विंग नेचर में, मैंने उस पर्टिकुलर मोमेंट को पकड़ लिया कि नहीं, तुम इस वर्ल्ड में लालच नहीं कर सकती। 10-12 इयर्स पहले की बात है। वहां पर, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी वही है जो आपका एक्चुअल रियलिटी, 2 डोमेन ऑफ रियलिटी है, जहां पर आज एक हम सेपरेटनेस में जीते हैं और मेरे चारों तरफ वही वननेस है। उस चीज को पहचानना शुरू किया कि हम कौन से लालच में गिर जाते हैं, और अगर उस लालच में गिर गए तो इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है, हमारी जो विकास की गति है, वो रुक जाती है। सो थैंक यू टू मास्टर्स, हायर वर्ल्ड मास्टर्स। उस संडे को मैंने कहा कि नहीं, बस थैंक यू, बस मैंने सीख लिया, एक अनुभव लेना था, अब मुझे आगे बढ़ाइए। आपके पास भी एक ऐसे मास्टर्स जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, या आप जिसकी लिगेसी हैं, कहाँ से आ रहे हैं। नक्षत्र की बात हुई थी कि हम कौन से नक्षत्र से आते हैं, उस नक्षत्र का पर्टिकुलर एक डोमेन है, टेरिटरी है, वहां के गॉड हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि तुम ये अनुभव ले लो, इट्स ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे आके रिद्धि सिद्धियां और ये सब चीजों में उलझ जाते। देखो मेरे को तो एक चैनलिंग आ गई है, मेरे को ऐसा आ गया, मेरे को ऐसा आ गया, एंड वी जस्ट उसके अंदर ही फंसते रहते हैं। और फिर जैसे जैसे हम फंसते रहेंगे, हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी जो एक्सपीरियंस है, या उसका जो इवोल्यूशन हम चाहते हैं, वो अटक के रह जाता है। जिंदगी भर एक बाबा के रूप में हम बस वहीं पे अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। बाबा मतलब कि आपने, अच्छा देखो हम उसके पास जाएंगे, उसके तो बहुत लंबे लंबे बाल हैं उस बाबा के, देखो वो तो एक भस्म लगा के बैठता है, जैसे लाइक उदाहरण दे रही हूँ कि, और भाई चलो जी उससे हम आशीर्वाद प्राप्त करके आते हैं। वहीं पे अटक गए, क्योंकि उनके पास एक रिद्धि या सिद्धि आ गई, और हमने देखा कि चलो हमें कोई आशीर्वाद दे देगा और हम बच जाएंगे। सो वो एक तरह का अनुभव है, और वो अनुभव कभी भी, जब हम बोलते हैं यू आर एब्सोल्यूट नेचर, यू आर ओमनी प्रेजेंट, इन चीजों को समझा कि एब्सोल्यूट मतलब आपने एक अनुभव लेने के लिए आप उनके पास चले गए, वहां से एक आशीर्वाद ले आए, पर वो कंप्लीटनेस नहीं है, आपकी होलनेस नहीं है, यू आर नॉट दैट होल, आप संपूर्ण नहीं है वहां पर। संपूर्णता तो आपको अपने अंदर से ही सीखनी है, और संपूर्णता जब तक हमारी ऊर्जा, हमारे विचारों की ऊर्जा या हमारे एक्शन की ऊर्जा बाहर जाती रहेगी, तुम मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो, तुम मुझे आशीर्वाद दे दो, या तुम ऐसा कर दो, या मैं उस सोसाइटी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊं, नहीं मिलेगा कुछ भी। संपूर्णता हमें अंदर से, शाश्वतता हमें, चेतनता हमें अंदर से सीखनी पड़ेगी। बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंदर ही है जो भी कुछ है। और अंदर को, अपने अंदर को जगाने के लिए हमें कॉन्शियसनेस के उस डीपर स्टेट में, जहां पे हमने अपना सामान जोड़ जोड़ के रखा है, वो पोटलियां बना ली हैं कि ये मेरी धरती है, मेरी जमीन है, मेरी रिलेशनशिप है, पास्ट इनकारनेशन से जोड़ते जोड़ते आ रहे हैं, वो सारा सामान हमें निकाल के फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या है, इट इज जस्ट लाइक ए लाइट फॉर्म, लाइट है, वो तो कुछ है ही नहीं। तो अब हम जब वहां से आदि से, अनुपादका से नीचे आते आते हम 3rd नंबर पे जो लेयर है,
वो दैट इज द स्पिरिट, लाइक आत्मा उसमें लिखा है कि यू आर जस्ट प्योर कॉन्शियसनेस, इवन यू आर सेपरेटेड बट यू आर प्योर कॉन्शियसनेस। लेकिन जैसे जैसे नीचे आए हम उस लोअर मनस माइंड के 2 बाइफर्केशंस हो गए, लोअर एंड हायर माइंड, जहां पे इंटेलेक्ट की बात करेंगे, बुद्धि। अब बुद्धि आने के बाद क्या होता है कि सेल्फ अवेयर यूनिवर्स में उन्होंने कहा कि आपके पास जैसे ही एक विज्ञान और एक इंटेलेक्ट जैसे जैसे आने लगता है, आप उन चीजों को देखने लगते हो, तो फिर आपके पास क्या है, आपके पास सुपरमेसी आने लगती है। उन्होंने एक वर्ड दिया सुपरमेसी, अहंकार, मतलब हम सोचते हैं हम ही सुप्रीम है। अगर हमने छोटा सा कोई घर में किसी का हमने सुलझा दी, कोई बात सुलझा दी मान ली, या हमने कोई एक घर में आज हमने बड़ी खुशी से, आज हमारा मेडिटेशन बड़ा अच्छा हुआ और हमने खुशी से कोई काम कर दिया, तो उसी में ईगो नीचे आ जाएगा, हमारा जो हायर माइंड से हम लोअर माइंड में आ जाएंगे, तुरंत फंस जाएंगे, और वहां पे हमारा जो इवोल्यूशन है वो हमारा रुक जाएगा। लेकिन सराउंडिंग में जो हमारा कॉन्शियसनेस है, दैट इज इवॉल्विंग मैट्रिक्स है, वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, लेकिन हम उसमें रुकावट डाल देते हैं, हमारी खुद की ही रुकावट से हमारा खुद का ही प्रोसेस रुक जाता है, जिससे हमारी बॉडी भी इफेक्ट करती है, माइंड भी इफेक्ट करता है, हमारा इंटेलेक्ट भी इफेक्ट करता है, और हमारा पूरा स्पिरिचुअल, हमारा बॉडी पूरा, ये तीनों चीजें हमारी इफेक्टेड हो जाती हैं। जहां से इन्वेंशन हुई कि आपका जो इलनेस है, इलनेस मतलब आपका जो मेंटल डोमेन है, जो मेंटल डोमेन है, जहां पे आप दूसरों को देख ही नहीं सकते कि कितना बीमार व्यक्ति है वो। फिजिकल रियलिटी में आप एक फिजिकल में आप करते हैं कि बीमार है, मतलब डिजीज्ड एंड इलनेस, तो वो दोनों चीजें अलग अलग है। अंदर से हम बीमार होने लगते हैं। बीमार कैसे कि अगर हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एस्ट्रल ट्रेवल सीख लिया, या हमने और बहुत सारी विधियां सीख ली, उसके बाद हम उसी में लगे रहते हैं, भूल जाते हैं, और अपनी जो हमारी नॉर्मल एक लिविंग है उसी को बदलने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा चलो जी अब ये सन्यासी बन जाएंगे। घर के लोग जब हम मेडिटेशन करते हो तो ऐसे बोलने लगते हैं कि ये तो सन्यासी है, इसको तो कुछ नहीं है, अरे तुम गुस्सा क्यों करते हो, तुम तो रोज मेडिटेशन करते हो। क्यों? हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, क्या हम उसको प्रकट नहीं कर सकते? क्या हम उस अनुभव को जो मेरे अंदर एक उस वक्त उस इंस्टिंक्ट आया, और क्या मैं उसको प्रकट नहीं कर सकती क्या अगर मेडिटेशन करती हूँ? तो कॉन्शियसनेस में हमें उन चीजों को प्रैक्टिकली सीखना है। जब हम प्रैक्टिकली नहीं सीखते तो हम उस थ्योरी के चिपक जाते हैं, नहीं जी देखो जी सुबह सुबह घंटी बजाओ तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं जी अब बीमार हूं मैं लेकिन फिर भी 4 बजे उठना है, नहीं उससे कुछ मिलने वाला नहीं। यू फॉलो योर कॉन्शियसनेस का जो लॉ है उसको फॉलो करना है, कि आपके अंदर की जो साउंड है वो क्या कहती है, आपकी आवाज क्या बोलती है। हम उसकी बजाय दिमाग की सुनते हैं। और 2 दिन हमने पहले बात की थी कि जो ब्रेन है वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, हम वो नहीं है जो सब्जेक्ट की बात, हम वो सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम सोच बैठते कि ये हम हैं। तो कॉन्शियसनेस में हम जब अब हमें पता है कि हम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और हमें ये भी पता लग गया कि नेचर अपने अकॉर्डिंग बढ़ता है, और हमें ये भी पता लग गया कि हमारा जो विकास का दर है वो कैसे रुकता है। अब हमें दोनों तीनों चारों बातों का पता लग गया कि हमारा जो विकास का गति है वो कैसे रुकता है, जहां पर हम स्टकअप हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जहां हम अपनी डिजायर्स को एक लायबिलिटी बना लेते हैं कि ये मेरी डिजायर है, देखो ये तो अब पैटर्न बन गया और पैटर्न फिर बदलता नहीं। उसी को तोड़ने के लिए हम फिर से उस दुख से निकलकर जब बाहर आने लगते तब हम ढूंढते हैं कि अच्छा हम तो शाश्वत हैं,
फिर हम उन पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो हमारा डिजायर्स है और हमारे एक्शंस हैं और हमारा विजडम है, तो विजडम का मतलब ये हो गया कि जब आपको पता लग गया कि देखो बुरा बोलने से मेरे ही बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, तो स्टॉप इट। ये कॉन्शियसनेस का एक जो नेचर है वो अंदर से आवाज लगाता है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है क्योंकि हम उसकी हैबिट में हैबिचुअल हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो फिर जो हम सब्जेक्ट थे, लाइक सब्जेक्ट मतलब आप एक प्योर कॉन्शियसनेस थे, उसमें आपने एक आपका आप खुद में ही सब्जेक्ट में अनुभव किया, आपने किसी चीज का, आपकी डिजायर आई, आपने उसको अनुभव कर लिया। अनुभव करने के बाद आप एक ऑब्जेक्टिफाइड सब्जेक्ट हो गए, एक्सपीरियंस्ड सब्जेक्ट हो गए। तो एक्सपीरियंस सब्जेक्ट का मतलब कि जैसे मान लो हम कोई रिसर्च करते हैं, तो आपने एक पौधा देखा, गुलाब का फूल ही देखा, गुलाब का पेड़ देखा। पहली नजर में आप जब देखते हैं तो पूरे पौधे को देख नहीं पाते हैं। दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस कि अरे बहुत सुंदर है गुलाब का फूल। फिर आपने देखा कि नहीं, इसमें तो कांटे भी हैं, ये कांटे कैसे हैं? फिर देखा कि अच्छा, फूल में कांटे भी होते हैं। फिर आपने देखा कि इनकी पत्तियों की छोटी छोटी कर्व बनी हुई है। फिर आपने देखा कि इसके जो नई पत्तियां आती हैं तो बहुत हल्के रंग की होती हैं, और जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं तो वो गाढ़े रंग की हो जाती हैं। उसके बाद देखा कि गाढ़े रंग के बाद कुछ दिनों के बाद जो पत्तियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, वो सूखकर नीचे गिर जाती हैं। तो क्या मतलब हुआ उसका कि हमने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके हमने जो देखा, हमने जो अनुभव किया, और उसके बाद जो हमारे दिमाग के अंदर हमारी स्मृतियां सेट हुई, उसको लेके हमारा पूरा एक ग्रुप बन गया हमारे अनुभवों का, और उसी को हम बयान करने लगे, बताने लगे। रिसर्च के अंदर हमने रिसर्च कर दी, और उसके बाद फिर हम कहने लगे कि ये तो रिसर्च मैंने किया है। हम एक ऑब्जेक्टिफाइड सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो हमने ऑब्जेक्ट को देखा, उससे सीखा, उसको एक्सपीरियंस, पेड़ वहीं पर ही है, पौधा वहीं है, फूल वहीं है, लेकिन हमने उसको देखकर अनुभवों के आधार पे अपनी उस ज्ञान को बढ़ाया। पौधा वहीं है, हमने उस ज्ञान को बढ़ाकर हम एक ऑब्जेक्टिफाइड एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो गए। अब जी हम तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो गए, और बाद में हमने एक थ्योरी सेटअप कर दी कि देखो ये मेरी थ्योरी है। फिर आ जाएगा ईगो, इगोइस्टिक विल, फिर हम अहंकार में उबलने लगेंगे, ये मेरा, मैंने किया हुआ है। फिर हमारा अहंकार आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम चिपकने लग जाएंगे। अहंकार मतलब हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि, कारण शरीर का निर्माण, और फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉजल बॉडी एंड द ईगो में लिखा कि तुम जिन इच्छाओं को करते हो, उन इच्छाओं को करके पूरा करो और उसके बाद छोड़ दो। ओशो का पूरा स्टडी इसी के ऊपर है। You first you go for your desires, you complete your desires, तब आप भोग से योग की तरफ आते हो। भोग मतलब वो नहीं जिसको हमने गलत सोच लिया। भोग मतलब whatever you experience, whatever you desire in anything, not only the sexuality से मतलब ही नहीं था। मतलब था कि आप एक बार छिक लो, अगर आपने मीठा खाना है, छिक के देख लो, उसके बाद आप उसको, अब आपने अनुभव कर लिया, अब आपको ज्ञान आ गया, ज्ञान आने के बाद आप योगी बन जाएंगे। हमने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अपने नाम लगाते हैं पीछे से, ओशो का पिक्चर लगाते हैं, और अपने शब्दों में उसको बता देते हैं कि अपने शब्दों में लिखना शुरू कर दे। ओशो तो चले गए,
कबीर चले गए और हम अपने उनके शब्दों को हमने मतलब बिगाड़ दिया, और फिर कोट आने लगी, व्हाट्सएप पे आने लगी, आई नेवर रीड दिस, नेवर रीड, नेवर रीड। अंदर जाओ, अंदर पढ़ो, क्यों कोट के अंदर घुसते हैं? ओशो चले गए, कबीर चले गए, वो क्या बोल के गए थे? और हम उसी कोट के ऊपर अपनी अपनी चीजों को चिपकाते रहते हैं। उन शब्दों को खराब कर दिया, भोग को खराब किया, योग को खराब किया, दोनों चीजों को खराब कर दिया। हमने समझा ही नहीं। इसीलिए मैं तो खैर मेरा अपना पर्सनल मैटर है कि मैं कभी नहीं पढ़ती, कभी नहीं पढ़ती, कभी नहीं पढ़ती। अंदर से लगता है कि नहीं मैं पढ़ूंगी तो मेरा दिमाग ही खराब हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो अनुभव होता है वो सीखना है हमें। आज से लगभग ध्यान में आने से पहले ओशो को पढ़ा, लगभग 17-18 इयर्स बैक। उस वक्त ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई थी कि द मीनिंग ऑफ भोग क्या है। उसके बाद फिर ऑर्थर पोल की जो वॉल्यूम से उनको पढ़ा तो पता लगा कि डिजायर्स का मीनिंग क्या है, इच्छाएं क्या होती हैं। हाँ, एक इच्छा है मेरे को अच्छा कलरफुल सूट लगता है, या आप एक मग में कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, आपको एक बहुत प्यारा लगता है, यू जस्ट एक्सपीरियंस इट, उसको एंजॉय करो। लेकिन एंजॉय करने के बाद वो कप टूट गया तो अब हम रोते रहेंगे, चिपकते रहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा ही कप एक और लेकर आएंगे। वहां पे ओशो ने कहा कि आप भोग करने के बाद, ऑर्थर पोल ने कहा कि आपने भोग कर लिया, अब आपने अनुभव ले लिया, लिव इट, छोड़ दो, ज्ञान आ गया आपके पास। हम क्या करते हैं, पोस्टर्स के ऊपर पीछे से भगवान ओशो को चिपकाएंगे और ना बात अपनी लिखें, उसको तोड़ मरोड़ देंगे। महात्मा बुद्ध का पिक्चर है और उसमें महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, ओ माय गॉड, नहीं हो सकता ऐसा। उन्होंने जो कहा है उसको हमने मिस इंटरप्रेट कर दिया, और मिस इंटरप्रेट करके कितनी खुशियां करते हैं। देखो मैंने एक पोस्टर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ईगो आ जाता है, देखो मैं उसकी डिवोटी हूँ। उलझ गए वहीं पर। वी आर नॉट डिवोटीज, वी आर जस्ट कॉन्शियस बीइंग्स। अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं, उलझना नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पर भी उलझ के रह जाते हैं। खैर एनीवे, तो हम फिर और आगे चलते हैं। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे होता है कि हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अभी फूल का एक एग्जाम्पल है, फूल वहीं खड़ा है, फूल को हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, उस रिसर्च को लिया, और उस रिसर्च को लेने के बाद हम एक एक्सपीरियंस्ड सब्जेक्ट बन गए, पर्सन बन गए, एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन गए। लेकिन अब उसके पीछे पीछे हमारे पीछे क्या खड़े होने लगा, ईगो खड़े होने लगा। अब एक और एक्सपीरियंस लेते हैं, यूजफुल एक्सपीरियंस, अनुभव लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक हमिंग साउंड हम करते हैं। तो जब कोविड-19 का समय था और काफी क्राइसिस चल रहा था, तो एक रिसर्च आया हमिंग साउंड को लेकर, और हमने योगी भवन में, आप देखेंगे कि योगी भवन का एक हमने पूरा सीरीज दिया 40 डेज का हमिंग करना। तो जो साउंड है, हमिंग जब हम करते हैं, अब अनुभव की बात, एक्सपीरियंस की बात करें कि हम कैसे इवॉल्व करते हैं। आप एक दिन जब हमिंग करेंगे या ओम की चैंटिंग करते हैं, ओम बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो आपने सांस को भरा, रोका, और उसके बाद सांस को जब बाहर निकाला तो आपने हमिंग की साउंड की। एक बार आप करेंगे, एक बार, तो आपको कुछ अनुभव अलग होगा। लेकिन जब आप 2 बार करेंगे तो आपको अनुभव में और ज्यादा आनंद आएगा। आप 3 बार करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। आपको पता लगेगा कि यहाँ से मेरी एनर्जी उठ के और हमिंग साउंड करती करती ये जो साउंड है बढ़ती हुई मेरे हायर ब्रेन तक जा रही है। तो विज्ञान ने एक रिसर्च में
ये बताया गया कि जब आप हमिंग साउंड करते हैं तो आपके अंदर का एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, या जब ये क्रिया आप करते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो इवॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि आप वो बार बार उस प्रोसेस से जब निकलते हो तो एम्प्टीनेस का जो एरिया है, जो एक्सपेंशन है, वो बढ़ने लगता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक्सपेरिमेंट होते होते उसका एक थ्योरी डेवलप हो गया, और थ्योरी डेवलप हुआ तो हमने उस चीज को सीखने के बजाय उस थियोरेटिकल वे में उसको पढ़ के और हमने शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले हमने उस थ्योरी का एक लाइन पढ़ा कि हमने हमिंग करना है। तो जब आप कि साउंड आप जब करते हैं तो आपको अंदर जाके उसको पहचानना है कि साउंड कहाँ से आ रही है। मेरे लोअर चक्रास में है, मेरी कुंडलिनी के पास ये साउंड है, या मेरी नाभि के पास ये साउंड है, या ये साउंड मेरे हृदय के पास है, या मेरे आज्ञा चक्र के पास है। कहाँ से साउंड आ रही है? ये किसका काम है? ये हमारा काम है। हमें देखना है कि हम उस साउंड को कहाँ पे इंजॉय करते हैं, इंजॉय की फीलिंग कहाँ से आती है, जॉयफुलनेस कहाँ से आती है। तो जब हम अपने ही अंदर उस कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करते हैं, तो देखा एक एक्सपेरिमेंट हमने जब किया, देखा कि वहां तो उन्होंने पूरा थ्योरी बताया कि आप जब आप वैसे भी हमिंग करेंगे तो इट्स ओके। लेकिन अगर हम दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं, पतंजलि योग सूत्र को पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप पूरक कीजिए, फिर आप कुछ सेकंड रोकिए, उसके बाद जब आप रेचन करते हैं, पूरक कुंभक रेचन का पूरा प्रोसेस बताया कि जब आप सांस को बाहर निकालते हैं और हमिंग साउंड करते हैं तो उससे आपका जो कॉन्शियसनेस का जो दायरा है, चेतनता का जो दायरा है, वो बढ़ता है, और उसी से आपके लंग्स हेल्दी होते हैं। तो ये एक आज ये एक्सपीरियंस बताने का मतलब सिंपल इतना है कि जब कभी आप कोई चैंटिंग करते हैं, कोई मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस आपकी इवॉल्व हुई या नहीं हुई, हम इसको भूल जाते हैं। तो अब क्या हो गया, एक हमारी थ्योरी सेटअप हुई, एक रिसर्च आया, और उसके ऊपर रिसर्च आके हमने पढ़ के बस जी किताब करके बंद करके रख दी, और चलो जी हमिंग साउंड हमने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और साफ कर दिया। बट अब डॉक्टर अमित गोस्वामी जितनी भी उनकी पुस्तकें, उन्होंने कहा कि whenever you set up any theory, whenever you set up your research data, and after that the one part is more important than the application of that research, the application. तो हम क्या करते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन ले ली, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सारा इकट्ठा करके बाद में हम थक जाते हैं, हम सोचते नहीं, छोड़ो कल करें, हम करते ही नहीं उसको। सो कुछ जो हमारे सिद्धांत हैं, उस कॉन्शियसनेस के, उस चेतना के जो सिद्धांत हैं, उनको पकड़ लीजिए, और उनको पकड़ के उनके ऊपर खुद अपनी कॉन्शियसनेस को, उसकी चेतना के विकास को करके देखिए कि मैं आंख बंद करने से कैसा महसूस करता हूँ, मैं अगर हमिंग करता हूँ तो कैसा महसूस करता हूँ, मैं क बोलता हूँ तो कैसा महसूस करता हूँ, मैं ग बोलता हूँ। आपकी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व होना है, दूसरे की नहीं। आप ओम बोलेंगे तो, ग बोलेंगे तो, क बोलेंगे तो, ये तो आपको इवॉल्व करना है, बिकॉज आपको पूरे ब्रह्मांड के सिद्धांतों को पहचानना है खुद में अंदर, कोई दूसरा नहीं आएगा। उसके लिए आपको साइलेंस में बैठना, नेचर के पास जाना, और अपने अंदर की सेल्फ हॉलिंग करना, देखना कि मेरा कौन सा पार्ट मिसिंग है मेरे जीवन का, मुझे उसको पहचानना है। अभी मैंने अपना बहुत फैमिली का टेक केयर कर लिया, इट्स ओके, नाउ दिस इज माय टाइम फॉर साइलेंस। तो ठीक है, अगर आप ज्यादा साइलेंस में रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए,
अब नहीं तो कल एक व्यक्ति आया मेरे पास, वो कहता है कि नहीं सेल्फ रियलाइजेशन, एक योगी थे वो आए कल, तो उन्होंने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन का बात होने लगा। सेल्फ रियलाइजेशन आप कमरे में बंद करके 24 घंटे भी नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज वहां पे भी हमारा इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस वो रुक जाएगा। हमें हमें अंदर से एक आवाज है कि नहीं नहीं अभी तो कमरे से बाहर निकलो और अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं या रिलेशनशिप्स हैं, हमें बात करना सीखना है, तो जाइए बात करिए। इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो इतना साधारण नहीं है कि हमने सोचा कि सेल्फ रियलाइजेशन, आप पर्वत पे चले गए, हिमालय की गुफाओं में चले गए, तो दैट इज द वन इनकारनेशन ओनली। आप सिर्फ वहां पे उस साइलेंस को सीख जाएंगे, बट दूसरों के साथ, जैसे नेचर इन्वोल्यूशन, आप दूसरों के साथ कैसे संबंध स्थापित करेंगे ये भी तो सीखना है। वो अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वहां पे भी गड़बड़ है हमारा इवोल्यूशन। कॉन्शियसनेस में यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, वहां से निकल कर चिपकना नहीं है, छोड़ते जाओ। अच्छा ये अनुभव ले लिया, ओके चलो जी आगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तभी इनकारनेशंस हमारी घट जाती है। ये भी एक सेज स्पीक्स बुक जब पढ़ा तो तब पता लगा कि हम अपनी लाइफ टाइम्स को भी कम कर सकते हैं। ये समझ आया कि लाइफ टाइम को कैसे कम कर सकते हैं। अगर हम एक लाइफ टाइम में हम एक चैप्टर लेकर आए, लेकिन हमें पता लगा कि अरे अब हम ग्रुप में आपस में बात करते हैं, हमारी कन्वर्सेशन होती है, हम स्वाध्याय करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम नेचर में जाते हैं, पता लगा कि अच्छा इतनी बड़ी दुनिया है, तो हम धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशनरी जो साइकिल है वो बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाता है तो उसके बाद फिर हम अपनी आगे की लाइफ टाइम्स को भी कम कर सकते हैं। ये बुक तो मैं भूल गई हूँ कौन सी बुक है, लेकिन बहुत अच्छी बुक थी जिसमें बताया गया कि यू कैन रिड्यूस योर लाइफ टाइम्स। पर एनीवे छोड़ो, वो चीज अलग है। अगर हम इवॉल्व होते हैं तो हम इवॉल्विंग जो हमारा प्रोसेस है उसमें हमें बहुत सावधानी से वन मोमेंट टू वन मोमेंट, वन मोमेंट टू वन मोमेंट हमें आगे बढ़ना होता है। इसीलिए जो थ्योरीज आई, जैसे शुरुआत में बात की थी कि जो न्यूटोनियन की और डार्विनिज्म की जो थ्योरी आई उसमें बताया गया कि ठीक है, एक फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ से एक रेप्टिलियन बड़े होकर एक ह्यूमन वर्ल्ड तक कैसे आए, दैट इज द बेसिक मैटर। वो फिजिकल जो स्थूलता है उसके अकॉर्डिंग तो हो गया, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस था, उसका जो प्रोसेस था, उसकी जो साइकिल थी, उसको कोई रीड नहीं कर पाया। और इसीलिए हम अटक गए कहीं गलत रास्ते पे, उस ग्रेडिंग में, सीरीज में, स्पीसीज में, ये किंगडम है और बॉटनी, जूओ और ये माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आ गए कि जिसमें हम एक स्ट्रीम लाइन में चले गए और वहीं पे उलझ के रह गए। पूरा एक जीवन हमारा फार्माकोग्नोसी की रिसर्च वर्क में निकल गया। तो ओवरऑल हम इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें, सिर्फ इतना समझें कि हम अपनी उस हमारे अंदर जो शाश्वतता है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको हम किस तरीके से अब इवॉल्व कर सकते हैं। नेचर का टेंशन करने का जरूरत नहीं है। जो आपके घर में नेचर है उसका जरूर आपको टेक केयर करना है। बाहर का नेचर, आसमान, हवा, ये पेड़ों का बढ़ना, ये मदर नेचर अपने आप टेक केयर करता है। ऑर्थर पॉल में ये भी लिखा कि जब नेचर अपने आप जब वो टेक केयर करता है तो तुम अपने इवोल्यूशन के ऊपर ध्यान दो। वहां पर ये बात भी समझ आई कि हमारा इवोल्यूशन होगा तभी हम उसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। अभी हमारा मन के अंदर हम विचार है, हम सैर कर रहे हैं, सैर करते जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, मन अंदर है, कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते या ओम चैंटिंग
या हम जो भी हम चैंटिंग करते हैं, महामृत्युंजय का चैंट करते करते कानों में ईयरफोन लगा के पूरे उस सुखना लेक पर घूम लेते हैं और बाद में आके पता लगता है हमने सुखना लेक का पानी नहीं देखा ही नहीं कि उसमें कौन बत्तख तैर रही थी या बोट थी, हमने देखा ही नहीं, आंखों से बिल्कुल खत्म। बिकॉज हमने उस नेचर को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, वो चैंटिंग में लगे शायद भगवान अच्छा करेगा हमारे साथ, हम चैंटिंग करते हैं। तो फिर आप कमरे में बैठ के कर लीजिए चैंटिंग। अगर आप गए हैं नेचर में तो नेचर को देखिए, वहां पर भी ड्यूअलिटी, वहां पर भी ड्यूअलिटी, और मन का विकास हो रहा है। मन से परे जो बियॉन्ड माइंड है, जो सुपरामेंटल बॉडी है, जो हमारी ब्लिस बॉडी है, उसका विकास नहीं होता। सो इतना सा हमें बात समझनी है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको हमें और एक्सपैंड अगर करना है तो हमारा जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उसका इवोल्यूशनरी जो साइकिल है, उसको हमें थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। जहाँ पे हम फास्ट हो गए हैं, स्लो करके स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। जहाँ पर वेद बोलते हैं कि आपका प्रकृति और पुरुष, प्रकृति क्रिएशन उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका स्टेबिलिटी। क्रिएटर जरूर है, यू आर द क्रिएटर। क्रिएटर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। पुरुष और प्रकृति दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, उनका समन्वय स्थापित करना जरूरी है। अच्छा, मैंने 2 घंटे अभी पढ़ाई की, मैंने जाना कि क्रिएशन कैसे होती है, कैसे नेचर बढ़ता है, कैसे मेरे को अपना करना है। नाउ बी स्टेबल, बी स्टेबल। आप आराम से बैठ जाएं और अपने अंदर जाएं, अपने अंदर जाके 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास करें। दिस इज द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये हम कल बात करेंगे। दिस इज द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैंने उस क्रिएशन को पहचान लिया, जान लिया, अब मुझे शाश्वत होना है। अब मैं उस कॉन्शियसनेस को कैसे आगे जाकर मैं फिर से उसी आदि प्लेन में मिल सकता हूँ, उसके लिए स्टेबिलिटी, पुरुष और प्रकृति के समन्वय को स्थापित करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, कल आपने जरूर आपने नेचर में गए होंगे या साइलेंस में बैठे होंगे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यू सिट इन साइलेंस, जहाँ पर हमारी सुपरमेसी खत्म होती है, इगोइस्टिक विल खत्म होती है। साइलेंस में आप जैसे ही बैठेंगे, आपके अंदर विचारों का अंबार लग जाएगा। साइलेंस से बैठते ही विचार आने लगेंगे, आने दो, आने दो। डू दैट प्रैक्टिस। ये एक प्रैक्टिस है बीइंग, BEING, बीइंग। यू बिकम ए बीइंग। जैसे हो आप अपने आप को पहचानो। साइलेंस में बैठ के बैठ जाओ कमरे में आराम से। लाइट ऑफ करना है, जलाना है, आंख बंद करना है, खोलना है, नो इशू, नो इशू। बट आप बैठ जाओ। विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं, आने दो, आने दो, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे विचार आपके पास आएंगे, आएंगे, आएंगे। फिर एक गहरी सांस लो। गहरी सांस लेने के बाद आपको पता लगेगा, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, ये मैं हूं, अभी मुझे इसको बदलना है। फिर एक गहरी सांस लो। तो जब आप सांस लेंगे तो आपका जो वाइटल बॉडी है, जो आगे बताएंगे, वाइटल बॉडी और मेंटल बॉडी के बीच में गैप आएगा। आपको बाइफर्केशन होगा कि ये प्राण अलग है और ये मनस का जो विचार है ये बिल्कुल अलग है, जो नेक्स्ट दिसंबर में बताने वाले हैं। सो साइलेंस में जब तक आप नहीं बैठेंगे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आराम से 5 मिनट 2 मिनट जितना आपका इच्छा है उतनी देर आप साइलेंस में बैठिए, नेचर को देखते रहिए
और देखने के बाद आप देखें नेचर क्या करता है, कैसे बढ़ता है, क्या आप जो ये इनविजिबल वर्ल्ड है, क्या आप उसमें जा सकते हैं, क्या आप उसमें एंटर कर सकते हैं, ये चैनलिंग है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखेंगे, जो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं या जो चैनलर्स हैं, दिस इज द चैनल, दिस इज द रियल चैनल। तो ये कहूंगी मॉर्निंग और इवनिंग में अपन चैनलर बन जाते हैं, क्योंकि आज्ञा जो चक्र है वो आज्ञा चक्र यहाँ पर हमेशा इट इज इन द एम्प्टीनेस में रहता है। दिस इज द विकुंठ। हम हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, बस सिंपल इतना है कि हम अपने उस मन से दूर हो जाए। विचारों को जो इतना अंबार लगा हुआ है, विचार आ रहे हैं, साइलेंस में बैठ के एक बार आने दो उनको, उसके बाद आप खाली हो जाओगे। डू दैट प्रैक्टिस, यू बिकम ए बीइंग। आप जैसे हैं एनालाइज करिए कि मेरा कहाँ पर मैं हल्का सा डिवेट करता हूँ, हल्का सा गलत हूँ, ऐसे डू दैट प्रैक्टिस। क्या चीज मेरी लाइफ में मिसिंग है? अगर कोई डिजायर है तो यू जस्ट मैनिफेस्ट दैट डिजायर just to learn the experience, not to attach. तो अगर कोई डिजायर ऐसी बची है, जैसे अब डिजायर्स कौन सी बचती हैं? मान लो लोअर चक्रास की डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर है, या मटेरियलिज्म का डिजायर है, अभी और चाहिए और चाहिए। सो अगर आपको डिजायर है तो उसको पूरा एक बार उन पत्तों को खोल के देखिए आप खुद में साइलेंस में बैठ के, क्या बचा है मेरे पास ऐसा कुछ डिजायर? अगर है तो हाउ आई कैन मैनिफेस्ट, क्या मैं उसको मैनिफेस्ट करने से मेरे को क्या मिलेगा? क्या मैं अपनी कॉन्शियसनेस को उसके जरिए इवॉल्व कर सकता हूँ? तो मैनिफेस्ट करिए, देखिए उस किताब को खोल के देखिए, एक एक पन्ने को आप आराम से बैठ के अपने लिए उस पन्नों को खोलिए कि क्या मैं ऐसे करने से ईगो की, लाइक मणिपुर चक्र के डिजायर्स है, ईगो है, नहीं मेरे को तो ऐसा ही करना है। खोल के देखिए उन किताबों को, बिकॉज साइलेंस इज ए वेरी बिग सब्जेक्ट। मैं एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ बस खत्म करने से पहले। परमहंस योगानंद जी का एक आश्रम है ऋषिकेश में, और वहां पे ना एक बिल्कुल ब्लैक रूम है। आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बस आपने हल्का सा पर्दा हटाएंगे तो आपको पता ही नहीं आप कहाँ बैठे, कितने लोग बैठे हैं, नोबडी नोज। वहां पे आप जाके एक जगह सेटल हो जाते हैं। तो लगभग 6 years बैक आई डिड दैट प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस, वहां आश्रम में प्रैक्टिस किया। पहले दिन तो बहुत अटपटा लगा और मेडिटेशन किया, उस डार्क रूम में गए। तो अगर आपका अंदर से क्लेयरवॉयंस है, आप थर्ड आई मास्टर है, या आप अंदर ही अंदर आपका कॉन्शियसनेस चमक रहा है, उसको किसी भी तरीके से आप समझें, बस किसी पर्टिकुलर चीज की कि मैं थर्ड आई एक्टिवेटर हूँ या मेरी कॉन्शियसनेस चमक रही है, उसको चिपकिए मत। आप समझिए कि मैं सच में, क्या मेरे को अंदर से रोशनी दिखाई दे रही है। तो प्रैक्टिस किया, तो वहां पर बैठने के बाद देखा कि अरे अभी तो अंधेरा था, लिटिल बिट मुझे अपनी बॉडी के अंदर लाइट दिखाई देनी शुरू की। लाइट दिखते 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 एक एक्सपीरियंस हुआ। वो एक्सपीरियंस मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है, तो सेल्फ रियलाइजेशन है। एक्सपीरियंस करने के बाद पता लगा कि साइलेंस में इतना ताकत है। नो म्यूजिक, कुछ नहीं था। 2-3 घंटे वहां पर हम साइलेंस में हमने उसको प्रैक्टिस किया। साइलेंस के बाद नो मुनी बोलना नहीं। तो पूरा 5 days का ये प्रैक्टिस था। तो जब मैं बाहर आती तो बस अपना जो भी कुछ खाना है खाना खाया, फिर से कमरे में जाके बैठ गए। अब विचार आएंगे और आएंगे और आएंगे और आएंगे, क्योंकि उसका बेसिक नेचर यही है मनस का। उनको कहाँ से उखड़ कर आ रहे हैं, कौन कौन से उस बवंडर से आ रहे हैं जहाँ पे हमने कभी गलत सोचा होगा, गलत किया होगा, गलत विचार आए होंगे, आने दो उनको। एंड यू जस्ट एनालाइज, ऑब्जर्व। साइलेंस का एक पार्ट है कि आपको एक ऑब्जर्व करना है कि मेरे विचार ऐसे भी थे, एक इग्नोरेंस में,
मैं ऐसा भी सोचता था। और उसके बाद धीरे धीरे वो सब साफ हो जाएगा। उसको रिकैपिचुलेशन, दैट इज जो बुक है, जो सीरीज मोनिका मैडम ने और हमने किया है उस पुस्तक को, तायशा बेलर का रिकैपिचुलेशन, कि आपके विचार आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। डू दैट प्रैक्टिस। उसके बाद फिर क्या होगा, खालीपन आ जाएगा। आपको इतना इंजॉयमेंट लगेगा अंदर ही अंदर, इतना इंजॉयमेंट लगेगा कि आप खाली हो रहे। अब किताबों में पढ़ने से या बार बार यूट्यूब पे जाने से या बार बार व्हाट्सएप पे पढ़ने से नहीं मिलेगा ये सब कुछ, बिकॉज इट्स योर ऑन साइलेंस जर्नी। आपको अपने अंदर ही उस साइलेंस को ढूंढना है। तड़फ रहा है कॉन्शियसनेस कि भाई अब आ जाओ, वो साइलेंस चाहिए मुझे, बहुत हो गया है, बहुत सामान जोड़ लिया, अब उस सामान को निकाल के फेंकने की बारी आ गई है। सो वो साइलेंस डिमांड कर रहा है, और डिमांड अंदर से आती भी है, लेकिन हम उस डिमांड को नजरअंदाज कर देते, नहीं आज नहीं, कल करेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि पूरा दिन भर आप साइलेंस में रहें, आप 2 घंटे साइलेंस में जाएं, 1 घंटा जाएं, आपको जितना अंदर से खुशी लगता है उतना जाएं। अपने घर में ही आप साइलेंस को कर सकते हैं। सो वहां से आने के बाद अपने घर में मैंने साइलेंस को सीखना शुरू किया। एक टैग बनाया, साइलेंस लिखा, और उस पे लिखा कि 1 आवर साइलेंस। तो घर के लोग, अब घर के लोग तो बोलेंगे ही, तो वो कहेंगे नहीं नहीं इसको और घटा तो आधा घंटा करके। अच्छा ओके ठीक है, लेकिन 1 घंटे का जो साइलेंस है आप उसमें एंजॉय करते अपने घर में, क्योंकि दूसरे लोग भी आपको देख के सीखते हैं कि अच्छा ये साइलेंस में रहने से कितना पावर मिलता है। तो डू एक्सपेरिमेंट। जब आपका मंडे और फ्राइडे आता है तो जस्ट एंजॉय योर लाइफ। ओके ओके, कल मिलते हैं मॉर्निंग में एक नए सब्जेक्ट के साथ। कल है हमारा क्वांटम कोलैप्स करके पर्टिकुलर वर्ड है, हाउ वी मैनिफेस्ट, द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके बाय, टाटा। नेचर में जाइए, बॉडी को रब करिए, पूरा ऐसे बॉडी को पूरा रब करना है। जब आप क्लॉकवाइज ऐसे रब करते हैं तो आपकी जो कोशिकाएं हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली एक रिदम पकड़ लेती हैं, जिसमें आपका जो सेल्स का एरिया है, सेल्स का जो लाइफ है, लाइफ स्पैन है, वो बढ़ जाता है। सो आप बड़े प्यार से अपनी बॉडी को, जब सुबह सो के उठते हैं तभी भी आपको रब करना है, या भी मेडिटेशन से उठ के आप नेचर में जाएंगे तो आराम से रब करिए, पूरी बॉडी को रब करते हुए चले जाइए, यहाँ से ऊपर ऐसे करके, और ऐसे आप करिए। और उसके बाद फिर अपने हाथों को रब करना शुरू कर दिया, अपने छोटे छोटे ज्वाइंट्स को रब करते चले जाइए। कहाँ से पेन आएगा, कहाँ से आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आएगा, RH फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव, ये वो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। हमने खुद ही अपने अंदर से ये जनरेट कर दिया है कि अब मेरे ज्वाइंट्स पेन है। नहीं, अच्छी तरीके से रब करिए अपने पूरे ज्वाइंट्स को। एक दिन कहो कि मुझे अपने ज्वाइंट्स को करना है, एक दिन सोचो कि मुझे अपनी स्किन का टेक केयर करना है। डिवाइड योर डेज, कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा। आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट वर्क, टिक टाइम करके अभी उसको बना रहे हैं थोड़ा उसका शेड्यूल। सो एंजॉय योर लाइफ।